हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग सिलेबस भी और साथ में क्लासेस भी दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं एनसी वेब की, रेगुलर की, IP यूनिवर्सिटी की, इग्नू की, सभी आपको इन्फॉर्मेशन हम देने की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, सो आज की जो हमारी वीडियो है वो पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स जो हैं सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के, उनके सिलेबस के रिगार्डिंग बनाई जा रही है। और ये रेगुलर एनसीवेब DU SOL सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, सो आप लोगों को ये पता है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को उनके पास 3 मेन कोर, मतलब स्टार्टिंग में 2 मेन कोर रहे हैं, फिर 3 मेन कोर आ गए हैं और अभी भी 3 मेन कोर ही हैं। आपके आगे के सेमेस्टर में ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, सो अब बात आती है आपके वो 3 मेन कोर है कौन कौन से। सबसे पहला है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसे PICP बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस है तो PPICP होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों P का एक ही P लगाया जाता है, इसलिए इसको PICP बोला जाता है। सेकेंड सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, PAI। सेम वही वाला इसमें है कि पब्लिक पॉलिसी का एक P है और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसलिए ये PAI बन गया। और थर्ड सब्जेक्ट है आपका GP, मीन्स ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें सिलेबस आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आप लोग ही जानते हैं पहले भी हमने आपकी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की थी कि SOL की तरफ से आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई थी। और मैं अब भी कोविड के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारा अंदाज़ा ये है कि SOL की तरफ से आपको अभी भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? बच्चा इतना सारा जाएगा लेने तो केसेस बढ़ सकते हैं, कुछ हो सकता है इस वजह से। हाँ, लेकिन ऑनलाइन आपको SOL का मटेरियल ज़रूर मिल सकता है, बट अभी अवेलेबल नहीं है। सो अब हम आपका सिलेबस देखते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर दें। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे PICP, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस। ठीक है, इसमें आपको 5 यूनिट दी गई हैं। सबसे पहला है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से मतलब सरकार के जो अंग हैं आपको वो पढ़ने हैं। इसमें यूनिटरी, फेडरल सिस्टम, रेजिम्स टाइप की शासन के क्या क्या प्रकार हैं, लोकतांत्रिक है, सत्तावादी है, पॉपुलिज्म है, और आपका ये सारे चारों आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और डोंट वरी, हम ही आपको पढ़ाएंगे। सेकेंड यूनिट है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम में आपको इसका डेफिनेशन, इसका प्रोसीजर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम पढ़ने हैं। ये स्टूडेंट्स वो है आपका जो मिश्रित व्यवस्था है और अनुपातिक प्रणाली है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। थर्ड यूनिट है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। इसमें आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा पार्टी सिस्टम का। मेनली बस यही वाली बात है इस पूरे टॉपिक में। नेक्स्ट है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है वेस्टर्न यूरोप को के अंदर, और उसको लेकर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। ठीक है, इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस। ओके, अब आपको मैं इसमें बता दूं, नॉर्मली इसमें एक जेंडर के बिहाफ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाई जाएगी। कि जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, भारत में 33% आप महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। उसी चीज़ को लेकर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब भारत का ही नहीं और आगे का भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत का नहीं पढ़ना। ठीक है, तो उसके अलावा आपको हम इसमें अब बता देंगे कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब हम देखते हैं, हमने PICP, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस देख लिया। अब हम पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, PAI का सिलेबस देखेंगे। ओके, सो मेनली मतलब ये है कि आपके जो मेन कोर है उसमें 6, 5, 4 इतनी ही यूनिट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं इससे पहले आपको ये बता देती हूँ, जो पहले वाला हमने सिलेबस देखा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, ठीक है, आप लोगों के पास थर्ड सेमेस्टर में CP थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, वो उसी सब्जेक्ट का आगे कंटिन्यू किया गया है। और अब यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका थर्ड सेमेस्टर में था, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट में, वही आगे कंटिन्यू
कर दिया गया है। ओके, अब आपके पास है यहाँ पर 5-6 यूनिट। इसमें सबसे पहली यूनिट है आपकी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स और पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इंडिया में कैसा है वो पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मीनिंग, उसके सिग्निफिकेंस, अप्रोचेस और उसमें साथ में लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अर्बन और रूरल दोनों पढ़ने। एक तरीके से 73rd 74th अमेंडमेंट आपको इसमें पढ़ना है, जो आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद थर्ड यूनिट है बजट। बजट को 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद इंडिया में बजट साइकिल कैसी है, फिर वेरियस अप्रोचेस और उसके टाइप्स क्या हैं बजट के। फोर्थ है सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस ओके। इसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सेकंड में आपको ये है कि पब्लिक ग्रीवेंस क्या होते हैं, आरटीआई स्टूडेंट्स आपने थर्ड सेमेस्टर में योर लॉ योर राइट्स में पढ़ा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको बेझिझक होकर वहाँ से उठाकर यहाँ पर इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आरटीआई एक्ट ना चेंज हो सकता है, ना ज़्यादा हो सकता है, ना कम हो सकता है, वो ही रहेगा जो मैंने आपको योर लॉ योर राइट्स में पढ़ाया था। ओके, उसके बाद है लोकपाल, सिटीजन्स चार्टर और ई गवर्नेंस, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगी। फिर आती है 5th यूनिट, इसमें 5 ही यूनिट है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको 2 टॉपिक्स में बांटा गया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर और फिर सेकंड टॉपिक में काफ़ी सारे आपके सबटाइटल्स दिए गए हैं, मतलब काफ़ी सारे मतलब 4 सबटाइटल दिए गए हैं। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ के नाम से इसको रखा गया है और इसमें राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी और मनरेगा, ये आपको इसमें दिया गया है कि आप लोगों को ये पढ़ना है। ओके, मनरेगा आपको याद होगा, योर लॉ योर राइट्स में मैंने आपको पढ़ाया है, वही सेम बात है। मनरेगा स्कीम ना कम हो सकती है, ना ज़्यादा हो सकती है, ना चेंज हो सकती है, तो मनरेगा स्कीम वही रहेगी जो महात्मा गांधी वाली स्कीम थी। अगर आप लोगों के पास मेरे पढ़ाए हुए वो नोट्स रखे हुए हैं तो आप वो नोट्स यूज़ कर सकते हैं मनरेगा और आरटीआई एक्ट के लिए। बाकी राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल हेल्थ मिशन एक्ट, सब हम आपको पढ़ा देंगे। ओके, अब बात आती है लास्ट आपकी सब्जेक्ट की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की। ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स कम यूनिट है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोब की पॉलिटिक्स आपको पढ़ाई जा रही है। इसको जितना ज़्यादा देखा जाए उतना ज़्यादा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, कम बढ़ती इसमें किया ही नहीं जा सकता। इसमें 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है ग्लोबलाइजेशन, एक तरीके से वैश्वीकरण का आपको इसमें कॉन्सेप्ट और उसके पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। ठीक है, इसको 5 टॉपिक्स में बांटा गया है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, इसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिबेट ऑन सोवेरिटी एंड टेरिटोरियल, मतलब इसमें एक तरीके से कि पॉलिटिकल डिबेट्स क्या रही हैं आपकी टेरिटरी को लेकर और सोवेरेंटी को लेकर। ग्लोबल इकोनॉमी पढ़नी है। ग्लोबल इकोनॉमी में आपको IMF, WB, WTO और TNCs पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और TNCs। अब ये सारी चीज़ें जो है जब मैं आपको स्टडी स्टार्ट करवाऊंगी तब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी कि ये एक्चुअली में होती क्या है और इनका क्या काम होता है। लेकिन आप लोग याद करो, ये आप ऑलरेडी 12th में पढ़कर आ चुके हो, फॉरेन पॉलिटिक्स वाली बुक जो आपकी थी। 2 बुक्स थी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिटिक्स। फॉरेन पॉलिटिक्स में आपने IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। TNCs के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, 1-2 लाइन, इसलिए आप लोगों को याद नहीं होगा कि वो है कहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है कल्चर एंड टेक्नोलॉजीज डायमेंशंस और ग्लोबल रेसिस्टेंस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स और NGOs जो होते हैं, इन सब के बारे में इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज, मेनली जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं वो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला है इकोलॉजिकल इशू, एक पर्यावरण को लेकर इश्यूज क्या हैं, इसमें वो पढ़ाया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है, उसका हिस्टोरिकल व्यू, क्लाइमेट चेंज, फिर उसके बाद उस पर क्या बहस होती हैं, क्या होती आई हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका क्या यूज़ है, उनसे क्या हार्म है, क्या उनके फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, नेशनल टेररिज्म के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। 9/11 की घटना जो हुई थी वो भी इसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद माइग्रेशन और ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, मानव सुरक्षा और आपका जो माइग्रेशन का है सारा, वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसकी लास्ट यूनिट है ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड रिसोर्स गवर्नेंस।
इसमें नॉर्मली ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को लेकर क्या पावर है, क्या रही है पूरे ग्लोब में, उसके रिसोर्सेज क्या है गवर्नेंस को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये था सिलेबस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और बहुत जल्द मैं आपको हिंदी मीडियम में भी सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी और साथ में इसके बेस्ट रेफरेंस भी बता दूंगी, क्योंकि SOL की तरफ से तो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा नहीं, ठीक है, कर दिया जाए वो बात अलग है, बट नहीं किया गया तो हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करना बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, ताकि पेपर से पहले आप लोग नोट्स बना लो और जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख लो, ताकि पेपर आपको बहुत ईजिली करने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, अपडेट हो, सजेशंस हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा।